चालू किया था FCRA। पहले हम सिर्फ याद कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर लास्ट में चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हमने पहले पढ़ा था FCRA का प्रियम्बल क्या बोलता है, फिर हमने देखा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर हमने देखा कंट्रीब्यूशन का सोर्स क्या है, फिर कंट्रीब्यूशन कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, ठीक है। फिर हमने देखा था फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कौन ले सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ले सकता है लेकिन प्रायर परमिशन ऑफ CG के साथ। उसके बाद हमने देखा था कि एक टॉपिक और देखा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेरेशन दे देती है, इसकी गाइडलाइन वो खुद से डिसाइड करती है। ये रीड करके आए हैं सब कि सिर्फ जो स्टिकी नोट था वही दिख गया मुझे? श्रेयांश तुम्हारी बुक में नहीं है, नहीं रीड किया मैंने, रीड लिखा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। ये हमने समझा है कि दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट की एक शर्त रहती है कि अगर आप FCRA रिसीव करो तो आपके पास क्या है, एक सर्टिफिकेट है जो हमने कल समझा था, ठीक है, या फिर आपके पास कोई प्रायर परमिशन है। मतलब सर्टिफिकेट कब आता है बच्चे, जब मैंने बताया था कि मैं 6 मंथ्स तक नॉन स्टॉप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाली हूँ, तो मैंने आपसे सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं हर बार परमिशन लेने नहीं आऊंगी, ठीक है। अगर मेरा कोई स्पेसिफाइड पर्पस है, मुझे एक स्कूल खोलना है, ठीक है, विलेज चिल्ड्रन के लिए मुझे एक स्कूल खोलना है, इसके लिए मैंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, तो मेरा सिर्फ एक स्पेसिफाइड पर्पस है, तो मैंने एक बार आपसे प्रायर परमिशन ले ली, पैसा ले लिया और स्कूल खुलवा लिया। अब मुझे FCRA की जरूरत नहीं, बार बार जरूरत पड़ती है तो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, एक स्पेसिफाइड पर्पस है तो प्रायर परमिशन ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप अगर ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ले रहे हो या 6 महीने के लिए ले रहे हो हमसे, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ही यूटिलाइज करो, किसी और पर्सन को आप ट्रांसफर मत करो, ठीक है। इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड और हैज ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द एक्ट। मतलब तब तक आप प्रोहिबिटेड हो जब तक आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया या फिर आपने प्रायर परमिशन नहीं ली। रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट ट्रांसफर सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। पहली बात हमने प्रोहिबिट कर दी। आगे हम देखेंगे कि एक जगह पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है लेकिन आपकी जिद है कि हमको तो ट्रांसफर करना ही है, हमारे काम का नहीं आ रहा है, ये बचा कुचा पैसा है, हम नहीं रख पा रहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक सेक्शन में बताएगी कि आपको अगर ट्रांसफर करना है ना तो उसी पर्सन करो जिसने सर्टिफिकेट लिया हो या फिर हमसे प्रायर परमिशन ले ली हो, तब आपको हम ये ट्रांसफर करना अलाउ भी कर देंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं, सेक्शन 7 में कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिटेड। एनी पर्सन जिसने सर्टिफिकेट लिया है या फिर प्रायर परमिशन लिया वो FCRA किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्ट यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव। कितना परसेंटेज हो गया है एडमिन पर्पस के लिए कॉस्टिंग? 20%। पहले कितना था? 50%। अब हम कह रहे हैं कि आप जितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो उसका सिर्फ 20% हम आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट काटने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी FCRA लिया, हाँ हाँ, FCRA उठाया, ठीक है, अब मुझे स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलने के लिए मुझे स्टाफ लगेगा, तो इनको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे एक रिसेप्शनिस्ट बिठानी पड़ेगी, उससे भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो FCRA से सिर्फ हम 20% आपको ये सब काम करने के लिए देंगे, बाकी अपनी जेब से निकालो, ठीक है। यार कल तो सेल लगाए हैं। अब सेक्शन 8 कहता है एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, या फिर सर्टिफिकेट ले लिया या फिर परमिशन ले ली है, उससे ये यूटिलाइज करना है उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसने FCRA उठाया है। दूसरा पॉइंट कि शैल नॉट डीफ्रे एज फार एज पॉसिबल नॉट एक्सीडिंग 20%। तो डीफ्रे यानी कॉस्ट, ठीक है, 20% से ज्यादा हम आपको डीफ्रे करने नहीं देंगे इन अ फाइनेंशियल एक साल में। क्लियर है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अभी तक हमने सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक देखे कि हम कह रहे हैं FCRA किसी को ट्रांसफर मत करो, दूसरा हम कह रहे हैं 20% से ज्यादा हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करने नहीं देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है पावर ऑफ CG टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। तुम्हें क्या लगता है कब CG इसे डिनाई कर देगा कि आप बिल्कुल रिसीव नहीं कर सकते? और जो कल पॉलिटिकल पार्टी वाले पढ़े, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, न्यूज़पेपर वाले, ये लोग प्रोहिबिटेड हैं,
वही चीज लिखी है, देखो, प्रोहिबिट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3, कल पढ़ा था, ठीक है। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, बिना परमिशन के नहीं ले सकते फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फिर रिक्वायर्स एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11 फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ। सेक्शन 11 अभी मैं पढ़ा नहीं है। सेक्शन 11 में बेसिकली है कि जब सर्टिफिकेट मिल जाता है या फिर प्रायर परमिशन मिल जाती है, उसके बाद ही आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, तब तक आप क्या रहते हो? प्रोहिबिटेड रहते हो, ठीक है। अब without prejudice to the provision of subsection 1 of section 11 require any person or class of persons to obtain prior permission or before accepting the foreign contribution। मैं बता रही हूँ इन सब में क्या क्या लिखा है, ठीक है। अब लास्ट है, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लिखा है सेक्शन 3, ये तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक लिखा है सेक्शन 6, एक और बार लिखा है सेक्शन 11, एक और बार लिखा है सेक्शन 11 और एक और बार लिखा है सेक्शन 6, ठीक है। हर जगह उन्होंने अलग अलग बात लिखी है। एक जगह लिखा है सेक्शन 6 में प्रायर परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेते हो तब तक क्या रहते हो? प्रोहिबिटेड लेते हो। एक और सेक्शन 6 में लिखा है कि आपने क्या करना है? फर्निश करना है इंटीमेशन विद इन सच टाइम, जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा कि आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव हो रही है फ्रॉम द सोर्स इन द मैनर ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी विच वाज रिसीव, तब तक क्या रहते हो आप? प्रोहिबिटेड रहते हो, ठीक है। तो जैसे आपको रिसीव होने वाली होती है या रिसीव होती है, तो आपने परमिशन तो ली थी, या मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, बाद में लिया, विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है? इंटीमेशन करना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, समझ आया? क्योंकि बेटे सेक्शन 6 में क्या है? प्रायर परमिशन लेनी है। अब आप मरने वाले थे तो आप परमिशन ले नहीं पाए, तो स्पेसिफाइड नहीं था सेक्शन 6 में। 1 मंथ में जाके इंटीमेशन करना है कि हॉस्पिटैलिटी लेके आए हैं, वो सेक्शन 11 का दूसरा सेक्शन, ठीक है। क्लियर है? पहला वाला क्या है? प्रोहिबिटेड लिस्ट। दूसरा वाला क्या है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। फिर 11 है कि आपने क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर से 11 है कि इंटीमेशन करना है कि हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया था पर एफसी उठाया है, और इसमें फॉरेन हॉस्पिटलिटी उठाई है, लेकिन आपसे हमने क्या किया है? इंटीमेशन करना है, पहले प्रायर परमिशन नहीं ली थी। मैं लिखवा दे रही हूँ, स्टिकी नोट निकालो। मैं बता रही हूँ, वो लिखना। हेडिंग लिखो, सीजी टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ एफसी। CG to prohibit receipt of FC। CG to prohibit receipt of FC। Point number 1, section 3। Point number 2, section 6 dash obtain prior permission। सेक्शन 6 डैश ऑब्टेन प्रायर परमिशन। एक और लिखो, सेक्शन 6 इंटीमेट FH। इंटीमेट FH। अब इसमें लिखा है ना इंटीमेट इन सच मैनर इन सच प्रिस्क्राइब टाइम, तो वो विद इन 1 मंथ है, ठीक है। फिर लिखो सेक्शन 11 obtain prior permission FC। obtain prior permission FC। फिर से लिखो सेक्शन 11 intimation of FC। intimation of FC। सेक्शन 6 सेक्शन 6 सेक्शन 11 सेक्शन 11। मैम दो दो चीजें सेम सेम है, दो दो बार क्यों दी हैं? सेक्शन 6 फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए है, सेक्शन 11 फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। सेक्शन 6 में वो कह रहे हैं कि आप प्रायर परमिशन ले लो, ओ आपने परमिशन नहीं ली और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले ली, तो इंटीमेट कर दो, ठीक है, नहीं तो हम आपका FC या FH प्रोहिबिट कर देंगे। FC फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से पहले क्या कर लो? प्रायर परमिशन ले लो। ओ प्रायर परमिशन नहीं ली तो हमें विद इन टाइमलाइन इंटीमेट कर दो। क्लियर है सबको? इसके साथ हो गया एक सेक्शन
3, ठीक है, तो 3, 6, 6, 11, 11। अब वो कह रहा है कि ऑल्सो नो सच प्रोहिबिशन और रिक्वायरमेंट शैल बी मेड अनलेस द सीजी इज सेटिस्फाइड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन से फॉलोइंग गड़बड़ हो रही है। मतलब सीजी अपने मन से आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट नहीं करता, जब उसको लगता है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी में अफेक्ट कर रहे हो आप, पब्लिक इंटरेस्ट जो तुमने मुझे बताया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेयरनेस ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर में आप गड़बड़ कर रहे हो, या फ्रेंड रिलेशन फॉरेन स्टेट के साथ हमारे खराब कर रहे हो, या हार्मनी बिटवीन रिलीजियस या आपस में रेशियल हो रहे हो, हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े कर रहे हो, तो हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे। वही, ठीक है, सबको समझ आ गया। पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। आस्था पढ़ना चालू करो। बहुत सारा लिखा है। सिंपल टर्म्स में क्या है कि अगर प्रायर परमिशन या फिर सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट हो गया, ठीक है, परमिशन नहीं ली और क्या किया, एफसी बुला लिया, चाहे इंडियन करेंसी बुलाया हो चाहे फॉरेन करेंसी, तुमने क्या किया है, कॉन्ट्रवेंशन किया। हमने कहा था हमसे पूछ लेना, हमने कहा था सर्टिफिकेट ले लेना, फिर तुमने यहाँ तो बोला कि हम स्कूल बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए नहीं, अपने लिए गाड़ी बंगला खरीद रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके। तुमने हमें कहा था स्पेसिफाइड पर्पस स्कूल बनाना है और स्कूल नहीं बना रहे, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट है, तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे इस पैसे को आगे यूज करने के लिए, इसकी कस्टडी में रहने के लिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए, इसको डिलीवर करने के लिए, या कहीं पे भी इसकी पेमेंट करने के लिए। क्लियर है? तो अगर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट के हिसाब से अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन में डील करोगे तो हम प्रोहिबिशन क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर, डिलीवर और एनी काइंड ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मार्क करो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होगा इंक्वायरी करने के बाद कि एक पर्सन ने कस्टडी या कंट्रोल में रखा है कोई भी करेंसी या फिर इंडियन करेंसी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफसी, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये पर्सन ने कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट किया है, तो हम ऑर्डर इन राइटिंग में लिख देंगे कि यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग, डिलीवरिंग, ट्रांसफर और अदरवाइज डीलिंग इन मैनर व्हाटसोएवर विद सच करेंसी या फिर इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द सीजी, और यही ऑर्डर हम तुमको भी भेज देंगे। क्लियर है? इतना मार्क कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन, यही जो सेक्शन 11 में बता रही थी कि तुम्हें क्या करना है, हाउ डज अ पर्सन ऑब्टेन परमिशन ऑफ, तो या तो स्पेसिफाइड पर्पस है तो क्या करना है, प्रायर परमिशन लेनी है, और 6-7 महीने के लिए रेगुलरली एफसी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करा लो। तो एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना है तो तुम क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल करोगे। सबसे पहले भी रजिस्टर्ड और सोसाइटीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट या फिर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में तुम रजिस्टर होने चाहिए, तब तुम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन उठा सकते हो। बी एग्जिस्टेंस इन एटलीस्ट 3 इयर्स, और जो तुम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो मतलब एनजीओ वाली, सोसाइटीज वाली, ट्रस्ट वाली, वो 3 साल के लिए कंटिन्यूसली तुमने की हो। आज पैदा हुई, आज सोसाइटी रजिस्टर हुई, क्या एफसीआर ले सकती है? नहीं ले सकती। रजिस्टर्ड हो प्लस 3 साल के लिए एग्जिस्टेंस में हो तो ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है नंदिनी, कल की क्लास नहीं देखी थी ना? देखी थी? नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, चलो। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 के अंडर कवर्ड हो और 3 साल के लिए एग्जिस्टेंट में हो।
ठीक है। अगर प्रायर परमिशन लेनी है तो बोल रहा है कि मिल जाएगी, अपना स्पेसिफाइड अमाउंट बता दो और पर्पस बता दो कि किस स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के लिए पैसा को लगाओगे। तो जब स्पेसिफाइड रहता है तो हम क्या लेते हैं, प्रायर परमिशन लेते हैं। वही चीज रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट, और ये सब्जेक्ट अ स्पेसिफिक कमिटमेंट लेटर हमको आपसे लगेगा। इंडियन रिसिप्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन डोनेशन हैव कॉमन हैविंग कॉमन मेंबर्स, मतलब जो एफसी दे रहा है और जो एफसी ले रहा है, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, उसमें हो सकता है थोड़े बहुत कॉमन मेंबर्स हो। क्लियर है। बेसिक पहले क्या है तीनों, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, या फिर कंपनीज एक्ट एज सेक्शन 25 कंपनी, या फिर आप एक स्पेसिफिक कमिटमेंट लेटर दे दो, इसी के लिए मैं ही इसी पर्पस के लिए ही मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज करूंगा। और जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंडियन रिसिप्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में आपस में कॉमन मेंबर्स होने चाहिए। अब वो कुछ कंफर्मेशंस कह रहे हैं कि ठीक है कॉमन मेंबर्स हैं चलेगा, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एफसीआरए प्रायर परमिशन शैल बी ग्रांटेड टू इंडियन रिसिप्टेंट सब्जेक्ट टू इट सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब कि अगर आपको प्रायर परमिशन चाहिए तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली, चीफ फंक्शनरी ऑफ द रिसिप्टेंट्स ऑफ इंडिया शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन मेंबर्स होने चाहिए, पर जो चीफ पर्सन है, जो चेयरमैन है, जो चीफ फंक्शनरी है, वो फॉरेन कंपनी का कुछ भी नहीं लेना देना होना चाहिए। अब हम यहां बना लेते हैं, एक है इंडियन कंपनी और एक है हमारे फॉरेन डोनर। ठीक है, हम कह रहे हैं ये जो चीफ फंक्शनरी है, ठीक है, वो इसका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। इसका चेयरमैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन करेगा, जो मेन पर्सन, द सीईओ ऑफ द कंपनी का लेना देना फॉरेन डोनर से नहीं होना चाहिए। क्लियर। At least 75% of the offer bearers या members of the government body of Indian recipient organization should not be the members or employees of foreign donor organization। अब हम कह रहे हैं यहाँ के 75% जो स्टाफ है, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे ना कोई मेंबरशिप होना चाहिए, ना ही उनकी यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कॉमन मेंबर्स होना चाहिए, लेकिन 75% नहीं होने चाहिए, मतलब 25% कॉमन मेंबर्स में खेल लो। ठीक है, चीफ फंक्शनरी क्या नहीं होना चाहिए, वहां का कुछ भी रिलेशन उसका नहीं होना, शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ फॉर, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए हमको। दूसरा कि हमको आपके 75% ऑफ ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स हमको वहां के एम्प्लॉयमेंट में या मेंबरशिप में नहीं चाहिए। इन केस ऑफ फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन इज सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल, मतलब वो फॉरेन कंपनी नहीं है, शुड नॉट बी द चीफ फंक्शन और ऑफिस बेयरर ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो फॉरेन डोनर है वो क्या है, अब सिंगल आदमी है, तो वो ना यहाँ का चीफ फंक्शनरी हो, ना ही यहाँ का कोई ऑफिस का पर्सन हो। ठीक है, क्लियर है। एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन डोनर, पहला पॉइंट चीफ फंक्शनरी नहीं होना चाहिए ऑफ फॉरेन डोनर। दूसरा पॉइंट 75% ऑफ द ऑफर बेयरर का ना वहां कोई मेंबरशिप होना चाहिए, ना ही वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट चीफ फंक्शनरी, अब अगर फॉरेन डोनर एक इंडिविजुअल है तो वहां का कोई भी पर्सन यहाँ का चीफ फंक्शनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही कोई ऑफिस बेयरर होना चाहिए। फिर अगर वो वापस सिंगल फॉरेन डोनर है तो एटलीस्ट 75% और ऑफिस बेयर ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी शुड नॉट बी द फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव ऑफ द डोनर। अब ये एक सिंगल पर्सन है, यहाँ के 75% उसके कोई रिश्तेदार या क्लोज रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे बाकी के एक आध पर्सन हो उसका रिलेटिव हो, ठीक है, 75% मिलके उसके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट हैं। क्लियर है, 4 पॉइंट। चीफ फंक्शनरी क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ फॉरेन डोनर। 75% ऑफ द ऑफिस बेयर और स्टाफ शुड नॉट बी द मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन डोनर। अगर फॉरेन डोनर सिंगल इंडिविजुअल है तो वो यहाँ का चीफ फंक्शनरी नहीं होना चाहिए। अगर फॉरेन डोनर एक सिंगल पर्सन तो यहाँ पे उसके 75% रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। दोनों चीजें सेम है लेकिन 4 पॉइंट्स बना के लिखे हैं। बस एक बार फॉरेन डोनर को वो लोग कंपनी कह रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं सिंगल पर्सन है। ठीक है, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन। तो भाई रजिस्टर्ड रहो, आपस में कॉमन मेंबर्स रहो, और दूसरा थर्ड
कमिटमेंट लेटर, स्पेसिफिक कमिटमेंट लेटर दे दो। अब हम कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप प्रायर परमिशन ले रहे हो तो प्लीज ध्यान रखो जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, वो क्या है, फिक्टिशियस नहीं है, बेनामी नहीं है, एग्जिस्ट करता हो तो किसी और के आधार पे एप्लीकेशन फाइल मत करना, अपने नाम पे करना, ठीक है। दूसरा, हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड इन फॉर इंडल्जिंग एक्टिविटीज एम्ड एट कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट और फोर्स। पैसे की हेरा फेरी करते हैं लोग, इधर उधर कन्वर्जन कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं, वो वाले काम आपने नहीं किए हो, अगर किए हैं तो उस काम के लिए आप जेल कभी नहीं गए हो, ठीक है। पॉइंट क्लियरली लिखा है, प्रोसिक्यूटेड नहीं हो मतलब क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल कोर्ट में हम आपको नहीं लेके गए, ना ही हमने कन्विक्ट किया फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिसमें कन्वर्जन ऑफ पैसे का इन्वॉल्व हो और आपने रिलीजियस फेथ को अफेक्ट किया हो, तो हम आपको एफसीआरए नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन, कभी ये वर्ड सुना है, हिंदू मुस्लिम में झगड़े ना कराए हो, कम्युनिटी के बीच में झगड़े ना कराए हो, इसलिए बोलते हैं कम्युनल टेंशन। तो दो कम्युनिटी के झगड़ों का पार्ट भी आप नहीं रहे हो तो ही आप क्या कर सकते हो, प्रायर परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। पहला क्या था बच्चे, फिक्टिशियस और बेनामी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रोसिक्यूशन या कन्विक्टेड नहीं हो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन इंड्यूसमेंट, जो रिलीजियस फेथ को अफेक्ट किया। थर्ड, कम्युनल टेंशन की वजह से प्रोसिक्यूटेड या फिर कन्विक्ट नहीं हुआ हो। फोर्थ, हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी फॉर डाइवर्स ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, एफसीआरए मंगाया था, उसको मिस यूटिलाइज कर दिया, स्कूल ना बना के गाड़ी बंगला खरीद लिया, ठीक है। तो आपने इस चीज के लिए भी हमने आपको ना पकड़ा, अगर एक बार पकड़ा है तो हम आपको एप्लीकेशन फाइल करने नहीं देंगे। हैज नॉट एंगेज और लाइकली टू एंगेज प्रोपगेशन ऑफ सेडिशियस और एडवोकेट वायलेंट मेथड्स अचीव इट एंड्स, कहीं पे भी अपनी वर्ड या स्पीच से या रिटन यू नो न्यूज़पेपर में कॉलम देके आपने कभी भी बेइज्जती नहीं की हो किसी की, ठीक है, ऐसे काम नहीं किए हो जो लोग ट्रोल वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कई बार ये एक्चुअल में किसी की मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपने जेन्युइनली कभी ऐसे काम नहीं किए हो, ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसमें आपने वर्ड्स और स्पीच से किसी ना किसी कंट्री के ऊपर या फिर कुछ भी काइंड ऑफ लिबल और डेफेमेशन ही, ये सारे काम आपने नहीं किए। वहां लिखा है प्रोपोगेशन ऑफ सेडिशन, वहां लिख दो वर्ड्स और स्पीचेस, बैड वर्ड्स और स्पीचेस, किसी भी तरीका का वॉयलेंट नहीं किया हुआ आपने। एडवोकेट वॉयलेंट लिखा है ना, एडवोकेट मतलब यहाँ वकील वॉयलेंट नहीं, जहां आपने एक्चुअली एडवोकेट किया हो, द बेसिक मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एडवोकेट, कि जहां आपने ये चीज देखी हो और आप पार्ट रहे हो उस चीज का, ठीक है। अब, इज नॉट लाइकली टू यूज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल गेन्स और डाइवर्ट द अनडिजायरेबल पर्पस, वही मिस यूटिलाइजेशन जैसा ही है ये भी पॉइंट, कि आपने पर्सनल यूज के लिए एफसीआरए को यूज कभी नहीं किया। हैज नॉट कॉन्ट्रीवेंड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, तो एफसीआरए के कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रवेंट नहीं किया हो। हैज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ एफसीआरए, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी या फिर कभी कम्युनलिस्ट या कोई लेजिस्लेचर ऑफ जज आप प्रोहिबिटेड हो, आपने कभी एफसीआरए नहीं लिया हो जब आप उस पोजीशन में थे। Being the person an individual, the such individual has neither convicted अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स और एनी प्रोसिक्यूशन, कभी भी किसी भी कांड के लिए जेल नहीं गए हो। पहले दो कांड कौन से पड़े थे, कम्युनिटेशन और कन्वर्जन इंड्यूसमेंट या रिलीजियस फेथ, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं किसी भी कांड में जेल नहीं गए हो। उसके बाद लास्ट है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल डायरेक्टर्स या ऑफिस बेयरर्स, वो खुद भी किसी प्रोसिक्यूशन में जेल नहीं गए हैं। तो कौन कौन लोगों के लिए कंडीशन है, एप्लीकेशन फाइल करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, फिक्टिशियस नेम नहीं हो, दूसरा रिलीजियस मतलब कन्वर्जन इंड्यूसमेंट के लिए कन्विक्टेड नहीं रहोगे, कम्युनल टेंशन के लिए भी कन्विक्टेड या प्रोसिक्यूटेड नहीं रहोगे, गिल्टी फाउंड नहीं किया है आपने मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, फिर प्रोपोगेशन ऑफ सेडिशन और पर्सनल गेन के लिए यूटिलाइज नहीं किया एफसीआरए, इस प्रोविजन इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेन नहीं किया है, एफसीआरए में प्रोहिबिटेड नहीं हो आप, और कभी भी खुद जेल नहीं गए हो, अदर देन इंडिविजुअल है तो डायरेक्टर्स ऑफिस बेयरर्स भी कभी जेल नहीं गए हो। एक बार रीड कर लो फटाक से।
पढ़ लिया? एक ये हो गया ए पॉइंट कि जो पर्सन एप्लीकेशन कर रहा है उसने ये सारे कांड ना किए हों। एक हो गया बी पॉइंट कि जो पर्सन एफसीआर एक्सेप्ट करता है वो प्लीज कभी भी लाइकली टू बी अफेक्ट, मतलब इतना सा भी अफेक्ट ना करे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। अभी पढ़ा सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए, फ्रीडम फेयरनेस ऑफ द स्टेट या लेजिस्लेचर या फ्रेंडली रिलेशन, या फिर हमारे कहीं से भी कोई भी हार्मनी बिटवीन द रिलीजियस, या यही सारे काम आपने ना किए हो। क्लियर? पहला पॉइंट सबने पढ़ लिया, एप्लीकेशन पॉइंट ये सारे ध्यान रखने। दूसरा पॉइंट लाइकली टू नॉट अफेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सारे हमको लर्न करने हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफिस, शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। तो एफसीआरए लेके बॉम्ब वॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है। एफसीआरए लेके ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे कोई ना कोई आप क्रिमिनल ऑफेंस करो। ठीक है? क्लियर? तो कंडीशंस अलग है बच्चे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ठीक है? कंडीशंस में वो कह रहा है फिक्टिशियस रेप नहीं हो, कांड नहीं किए हो, जेल नहीं गया हो, कम्युनल टेंशन नहीं लेके आया हो, ये सारी चीजें। ठीक है? और इंटीग्रिटी इंडिया के कहीं से भी कोई भी इंटरेस्ट को अफेक्ट ना करे, और कभी भी ऐसे एंडेंजर काम भी ना करे। हाँ, सुपारी वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार नंबर एज एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। हमने अमेंडमेंट में पढ़ा था कि जब भी प्रायर परमिशन ले रहे हो या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, अब हमें तुम्हें आइडेंटिटी के लिए आधार तुम्हारा सबमिशन बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मार्क जैसे मैंने किया है वही लिखना, वही करना। एनी पर्सन हु सीक्स प्रायर परमिशन या प्रायर अप्रूवल अंडर सेक्शन 11 मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12 फॉर रिन्यूअल अंडर 16 प्रोवाइडेड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट द आधार फॉर इट्स ऑफिस बेयरर डायरेक्टर और एनी की फंक्शनरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कभी भी रिन्यूअल कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर प्रायर परमिशन लेनी है, मेरे को बेसिक डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? आपका आधार कार्ड। ठीक है? सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है? कुछ टाइम के लिए सर्टिफिकेट हम आपका सस्पेंड कर देंगे। तो अगर सीजी को कभी भी लगा कि एक पर्सन इस प्रोविजन ऑफ एक्ट के वॉयलेशन की तरफ जा रहा है, तो हम आपका 180 डेज के लिए सस्पेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि आप क्या क्या कांड करने जा रहे थे। क्लियर? कैंसिलेशन क्या होता है? हमेशा के लिए कैंसिल कर देना। ठीक है? तो अगर हमने इंक्वायरी करी आपके अगेंस्ट और हमको पता चला कांड आपने किए हैं, एफसीआरए को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, या बिना परमिशन के या बिना रजिस्ट्रेशन के एफसीआरए ले लिया या फिर किसी और का सर्टिफिकेट यूज करके एफसीआर उठाया, तो हम आपके लिए क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे आपका सर्टिफिकेट। द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैड मेड स्टेटमेंट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इनकरेक्ट या फॉल्स, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन थी उसमें झूठी बातें लिखी थी। ठीक है? सबसे पहली चीज, जब एप्लीकेशन ले रहे थे तो उसमें कोई इनकरेक्ट या फॉल्स बातें मेंशन्ड है। द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज वायलेटेड एनी टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में लिखा था ये सारी चीजें फॉलो करना, आपने वो चीज नहीं करी। सीजी को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है कि मैं आपका एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल कर दूं। सीजी को लगता है कि आप क्या कर रहे हो? वॉयलेशन कर रहे हो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का। तो मैंने क्या किया? आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। हैज बीन एंगेज्ड इन एनी रीजनेबल एक्टिविटी एंड चूजेस द फील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फॉर 2 consecutive सर्टिफिकेट हैज बिकम डिफंक्ट। मतलब आपने हमको क्या बोला? 2 साल के लिए हम एफसीआरए लेंगे, आप सर्टिफिकेट दे दो। और हमने क्या किया? वो पैसा यूज नहीं किया, इनफैक्ट डिफंक्ट हो, डिफंक्ट मतलब बंद हो गया। ठीक है? तो जो पर्पस हमने चालू किया था डिफंक्ट, फंक्शन करना बंद कर दिया। ठीक है? तो जो हमने एक्टिविटी अनाउंस की थी कि इसके लिए करेंगे वो हमने बंद कर दी। तो हमने आपका सर्टिफिकेट क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कब कब कैंसिल किया? फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट किया, प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगेगा, या फिर डिफंक्ट हो गए। ठीक है? क्लियर है? यही वाला डिफंक्ट क्या किया? एक विलेज में स्कूल बनाने के लिए पैसा लिया था। ठीक है? लैंड खरीद ली थी, अब एफसीआरए लिया, एफसीआरए लिया लेकिन स्कूल नहीं बनाया। ठीक है? और ये नहीं बनाया, इसको 2 साल हो गए और एफसीआरए कहीं यूज भी नहीं किया, कुछ कांड भी नहीं किया, तो डिफंक्ट हो गए, फंक्शन करना बंद कर दिया। ठीक है? तो यहाँ तो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं थे या फिर कोई और भी उसके प्रायर पे नहीं काम कर रहे थे, तो हमने क्या किया? आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। ठीक है?
नो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको नहीं मिलेगी. एनी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो 3 साल का हमने आपको क्या दे दिया, गैप पीरियड हो गया कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आ गया कैंसिलेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट, तो अगर सीजी सेटिस्फाइड है फॉलोइंग कंडीशन से, तो आपका क्या कर देगा, सर्टिफिकेट कैंसिल. वंस इट इज कैंसिल्ड तो 3 साल के लिए आप रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन नहीं ले सकते. कैंसिल करने की कंडीशंस देखने के बाद हम आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी जरूर देंगे. ठीक है. आप चाहो तो अपना सर्टिफिकेट खुद से भी सरेंडर कर सकते हो. एक होता है सस्पेंशन. सस्पेंशन कितने टाइम के लिए होता है, 180 days. और कैंसिल हो जाता है तो 3 साल के लिए कैंसिल ही हो जाता है, नहीं अप्लाई कर सकते. और सरेंडर तो हम तुम परमिशन देते, तुम्हें छोड़ना है तो तुम भी सरेंडर कर दो. मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल्ड एंड सरेंडर. किसी ने पूछा ही नहीं मैम वो एफसीआरए का होगा क्या. अभी भी मैं सोच रही थी कोई पूछेगा कि तो वो डिफंक्ट हो गया तो वो पैसा का कहाँ जाएगा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया. सीजी के पास ही जाएगा. पर एक टॉपिक भी है इसके कि इसके लिए सीजी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपॉइंट करेगा जो इस एफसीआरए को यूज करेगा. ठीक है. तो अगर आपका सर्टिफिकेट सरेंडर है, कैंसिल्ड है, या फिर हम ही ने सस्पेंड किया ना, तो सरेंडर या फिर कैंसिलेशन है, तो सीजी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर उसको चाहता है कि हाँ वो स्कूल बने ही, तो सारे एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर लेगा या फिर किसी एक अथॉरिटी को पैसा दे देगा कि स्कूल बनाने का काम खत्म कर दो. ठीक है. shall vest in such authority as may be prescribed. ठीक है. वो काम उसको लगेगा कि पूरा करना चाहिए तो वो करवा देगा. तो अगर कंपनी ने पर्सनल यूज के लिए किया है तो अपने पास रख लेगा पैसा. चलो, रिन्यूअल और सर्टिफिकेट अभी पढ़ा था कि सर्टिफिकेट रिन्यू करने भी नहीं देंगे. ठीक है. तो आपको क्या करना है, शैल हैव सच विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड. पहली बात तो जब भी एक्सपायर हो रहा है, आई गेस 3 साल है, वो भी 5 साल है, 5 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है. तो जैसे ही 5 साल खत्म होने वाले होंगे उसके पहले 6 महीने में रिन्यूअल करा लेना. ठीक है. shall have such certificate renewed within 6 months before the expiry of 5 years. यहाँ पे लिख लो और नीचे mentioned है 5 years. In such an form manner as may be prescribed या as may be specified in rules. The central government shall renew the certificate ordinarily within 90 days from the date of receipt of application of renewal. अब 5 साल खत्म होने वाले थे, उसके 6 महीने में आपने अप्लाई कर दिया कि ये सर्टिफिकेट दे दो, 90 डेज में वो आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट भी दे देंगे. तो 5 साल 6 महीने 90 दिन. अब ऐसे ही सब छोटे छोटे टॉपिक बचे. फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल बैंक, क्या बताया था मैंने अमेंडमेंट में इसके बारे में. एसबीआई के अगर हमको एक अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट का नाम क्या होगा, एफसीआरए अकाउंट. उसके बाद आप अपने पास पर्सनल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हो. श्रेयांश रीड करना थोड़ा जोर से. पढ़ो ना, इतना ही लिखा है ना अभी तो. एफसीआरए अकाउंट खोलना है, प्रोवाइडेड दैट. शेड्यूल बैंक ऑफिस चॉइस देखो, ये दिल्ली है, दिल्ली में एसबीआई है,
ठीक है, हमने एक ब्रांच बता दी है, इसमें आपको क्या खुलवाना है, एफसीआर अकाउंट। हम आपको कह रहे हैं इसमें पैसे मंगाओ, उसके बाद एक बैंक अकाउंट यहाँ खोल लो एसबीआई में, एक बैंक अकाउंट एचडीएफसी में खोल लो, एक बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में खोल लो। ये भी प्राइवेट बैंक है ना, आईसीआईसी। मैं ऑफिस में भी आईसीआईसी बैंक को यही बोलती हूँ, आईसीएसआई, आईसीएसआई बैंक में कर। ठीक है, और कोई आईसीआईसीआई आई गेस प्राइवेट बैंक है ना, शेड्यूल है ना, कोई और शेड्यूल बैंक ले लो, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी। अब एक बात सुनो, यहाँ अकाउंट खोल के पैसा मंगा लिया, चाहो तो यहाँ भी अकाउंट खोलो, यहाँ भी अकाउंट खोलो, यहाँ भी, लेकिन सबसे पहले पैसे यहाँ मंगाओ अपने लिए रखने के लिए, अपने लिए यूटिलाइज करने के लिए। जहां चाहो इसकी कोई भी ब्रांच में पैसा उठा लो, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार पैसा कहाँ मंगाना है, दिल्ली में एसबीआई की ब्रांच जो हम बताएंगे उसमें एफसीआर अकाउंट खोलो। चाहो तो इधर पे भी एफसीआर अकाउंट खोल लो, इधर पे भी खोल लो, ठीक है, लेकिन पैसा यहाँ मंगा के अपने पास जब चाहे ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है, सेकंड पैराग्राफ में वो बता रहे हैं। Provided also that no funds other than FCRA shall be received or deposited in any such account। लेकिन इसमें सिर्फ वही वाला पैसा रखो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो इसने बता दिया है कि फेमा ये specified that SBI New Delhi or the branch of scheduled bank where the person referred has opened the FCR account, the authorized person for shall report of such authority। पैसा आया, उसके बाद अपना कितना पैसा आया, ठीक है, कितना सोर्स, किस सोर्स से आया, क्या अदर पर्टिकुलर्स है, किस पैसे को किस तरीके से यूज कर रहे हो, इसकी रिपोर्टिंग आपको हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। Prescribed amount of foreign remittance, source and manner of foreign remittance were received and other particulars in such manner as may be prescribed। ठीक है, बस नहीं, अब लास्ट ही बचा है ऑफेंस। यस दीदी, ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज लास्ट टॉपिक है, कुछ बहुत ज्यादा पेनाल्टीज नहीं है। हाँ, बस तो फिर क्या ही, पेनाल्टी के लिए एक बार मार्क कर लेते हैं, हार्डली दो होंगे, अगर यहीं लिख लिया तो स्टिकी नोट नहीं लगेगा, ठीक है। पहला है मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेरेशन या डिलीवरी ऑफ फॉल्स अकाउंट्स, ठीक है। तो झूठ बात बोलोगे, गलत डिक्लेरेशन दोगे या फिर झूठे अकाउंट्स दिखाओगे तो हम आपको convicted by the court liable of imprisonment which may extend to 6 months, 5 fine or both। तो लिख लो 6 months और fine और both फॉर फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेरेशन या फिर फॉल्स अकाउंट्स। बिना प्रायर परमिशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आपने कोई आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी अपने पास रखी है तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 3 years विथ फाइन और विथ बोथ। और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको जो मार्केट वैल्यू है उसका, शायद आर्टिकल करेंसी जो भी रखी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम क्रिमिनल ऑफेंस में आपसे कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। क्या क्या पेनाल्टी है, 3 years और विथ फाइन और बोथ। बाकी कोर्ट को जैसा डिसाइड करना होगा वो वैसा डिसाइड करेंगे, वो लॉ में स्पेसिफाइड नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट जैसा डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स देंगे उस पे बाकी पेनाल्टी कॉम्पनसेशन डिपेंड करता है। punishment for contravention of any provision of the act, तो imprisonment which may extends to 5 years और fine और both। पहली क्या थी false statement वाली, 6 months, फाइन और बोथ। फिर करेंसी आर्टिकल और पेनाल्टी फॉर गलत करेंसी आर्टिकल अपने पास रखी है तो 3 years विथ फाइन और बोथ। फिर अगर प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, ठीक है, का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो 5 years विथ फाइन और बोथ। फिर power of impose additional fine with article currency security is not available for confiscation। अब आपके पास इंस्पेक्शन होने के बाद वो करेंसी आपने गायब कर ली है, लेकिन हमको पता तो है आपने रखी थी कहीं ना कहीं, हमको दे नहीं रहे हो, तो सकता है कहीं ना कहीं छुपा के रखी हो, किसी ना किसी के पास ट्रांसफर कर दियो, तो फिर से पेनाल्टी लगेगी। फाइन नॉट एक्सीडिंग 5 times of the value of article currency or security और 1000 rupees whichever is more। एक्ट अभी तक अमेंड नहीं हो पाया है, 1000 में जी रहा है, ठीक है। 5 times of the value और 1000, वैसे भी लिख दिया विच एवर मोर, तो 5 times of the value आज के हिसाब से तो हम आपसे चार्ज कर ही सकते हैं।
पेनाल्टीज जहां पे कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं दी है, 1 साल विथ फाइन और बोथ। अगर आपने 35, ये 37 है और ये 35 है, ठीक है, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन करोगे या फिर जिसकी कोई सेपरेट पेनाल्टी नहीं है वो, दोनों कांड करने के बाद दोबारा ये कांड कर लिया, ठीक है, 5 साल तक हम फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आपको एक्सेप्ट करने नहीं देंगे और कन्विक्ट भी कर लेंगे। कौन से वाले में? यही वाला पेनाल्टी भाई, हेडिंग बोलना। एडिशनल फी, penalty offenses were no separate, imposed to additional fine article currency is not available for confiscation। आपने छुपा दी है करेंसी आर्टिकल, ठीक है, अब हमें कॉन्फिस्केट करनी होती है ना, और आपसे पेनाल्टी भी चार्ज करनी पड़ती है। अब आप कॉन्फिस्केट करने नहीं दे रहे, ठीक है, जितनी पेनाल्टी लेनी ले लो, फॉरेन करेंसी तो मैं अपने पास ही रखूंगा। अब वो हजारों की तादाद में हो, लाखों की तादाद में हो, हमको तो फॉरेन करेंसी आपसे लेनी है, ठीक है, या वो आर्टिकल लेने हैं जो आपने फॉरेन से लिए थे, पर हमें कॉन्फिस्केशन के लिए वो मिल नहीं रहा है। तो जितना हमको डाउट है कि आपके पास वो हो सकता है, उसका 5 गुना हम आपसे पेनाल्टी चार्ज कर ले, ठीक है। ऑफेंसेस बाय पेनाल्टी सेम लिखा है जैसा हर जगह लिखते हैं। बार और प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, ठीक है, मतलब जो एक्ट में लिखा है उसके अलावा कोर्ट, हमने जिस एक्ट में जिस कोर्ट को डिफाइन किया है वही कोर्ट ये वाले काम को देखेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, इसको एक बार बस रीड कर लेना, वही कंपाउंडिंग है बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, जवाब तुम दोगे। नहीं, बुक्स बंद कर दो, रिवीजन तो घर पे करते हैं ना, बंद कर दो। गुड, वो कितने होशियार बच्चे हैं, बंद करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, और क्या होगा, नहीं तुमको नहीं कह रही हूँ, ठीक है। चलो, पहले मैं छुपा लूं। जी, अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हम्म, गुड। ठीक है, फ्रॉम फॉरेन सोर्स, बाय है ना फॉरेन सोर्स, ठीक है। भूमिका, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एफसीआरए रेगुलेशन एक्ट कब आया है? 2000, कब आया है? 10 में। अमेंडमेंट कब आया है? श्रेयांश बताएगा ना। अमेंडमेंट कब आया है? 20 में। क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, पता है? पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया है, गुड। बैंक में, ब्रांच में जो वो डिफाइन करेंगे, और प्रायर परमिशन चाहिए होगी। और कुछ है क्या? एक और है, किसी को याद है? किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। पलक, फॉरेन एफसीआरए का प्रेम्बल क्या बोलता है, क्या ऑब्जेक्ट है? Utilize and to regulate the utilization and acceptance of foreign contribution and foreign has, और फिर prohibit भी कर सकता है अगर detrimental any matters there to आएंगे तो, ठीक है। अंशिका, आशीषी नहीं बोला आज। अंशिका बताएगी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी? नहीं ले सकते, तो इसमें लेजिस्लेचर है,
ठीक है, मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर या फिर कोई भी पर्सन जो ऑफिस बेयरर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये लोग जा रहे हैं तो ठीक है। और इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज द वर्ड, जिसमें वो लॉजिंग या फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो कवर होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसलिए हम प्रायर परमिशन ऑफ सीजी लेते हैं। आज तक कौन कौन लोग प्रोहिबिटेड हैं टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? ऑडियो विजुअल टीवी न्यूज वाले, और ये खुद भी जो डालते हैं ना, वो भी। ठीक है, और बोल दिया जज, जज और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ऑफिस बेयरर वो। और क्या क्वेश्चन है? वो तो है, वो तो है। अब है फॉरेन सोर्स क्या है? क्या? गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हो। किसके पास है? फॉरेन गवर्नमेंट के पास, सिटीजन के पास, कॉरपोरेशन के पास, एसोसिएशन के पास। और एक और है क्या? यूनियन, ट्रेड यूनियन। यूनियन, ठीक है। और फॉरेन कंपनी, ठीक है। अंश बताना, सर्टिफिकेट की कंडीशंस, प्रायर परमिशन की कंडीशन, सर्टिफिकेट की नहीं, कंडीशंस फॉर प्रायर परमिशन फ्रॉम सीजी फॉर ऑब्टेनिंग एफसीआरए। मैं पहला बता देती हूँ, फिक्टिशियस नेम नहीं होना चाहिए। मैंने उसकी शक्ल देख के मतलब बता देती हूँ यार। ये तो आज का ही नहीं याद है। नहीं 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 नहीं, फिक्टिशियस नेम वाले भाई। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। मैं तेरे को नहीं, इन दोनों को देखती हूँ कि बता तो नहीं रहे हैं। तेरा सिर्फ सुनती हूँ। कम्युनल टेंशन, रिलीजियस फेथ में कन्विक्टेड नहीं हो कोई भी कांड के लिए, प्रोविजन ऑफ द एक्ट नहीं खराब किया हो। अच्छा, वो सोवरेनिटी वाले किसको याद है? सोवरेनिटी वाले, पब्लिक इंटरेस्ट, किसको याद है वो सारे पॉइंट्स? चलो एक और क्वेश्चन, पेनाल्टीज अभी नहीं पूछती हूँ, वो स्टिकी नोट में लिख लेना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, याद कर लूँ मैं भी क्या क्या है। अरे टॉपिक तो देख लो यार। हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पलक? हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं लिखा है। इंडिविजुअल और पर्सन एक ही हुआ क्या? हाँ, नहीं। परमिशन लियो, वो कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस में वो पर्सन इन्वॉल्व हो। अच्छा, एक लास्ट याद में दिला देती हूँ, एक तो पर्सन टू हुम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, चाहे सैलरी से ले रहे हो, रेम्यूनरेशन, रिलेटिव से, गिफ्ट फॉर्म में, या फिर एजेंट को कोई ट्रांजैक्शंस का पैसा मिल रहा है, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लेना, ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करता है वो पॉलिटिकल नेचर। एक और पॉइंट बस बढ़ा देती हूँ मैं,
पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। बच्चे प्रोहिबिशन 2-3 जगह लिखा है, देखो जब वो लिखेंगे ना इन सर्टेन केसेस, तब तुम्हें सेक्शन 6, 11 सेक्शन 3 और इंटीग्रिटी वाला इंडिया वाला पूरा बताना है, ठीक है। जब वो बोल रहा है पावर टू ट्रांसफर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ले लिया हो जिसने और एफसीआरए ले रहा हो उसको बोल रहा है किसी और को ट्रांसफर आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन वाले अलग अलग है, क्लियर है। चलो आज की सभा समाप्त।